अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना की, जो कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जिसे कहा जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP को, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। 1970 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक समझौतों और कार्य योजनाओं को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइट्स यानी CITES साइट्स जैसे समझौते और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जैसी परियोजनाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं। और इस विषय में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने भी वन्य जीव जो भी लुप्त प्राय हैं या जो भी संकटग्रस्त हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाए। और भारत में जो साइट्स यानी जो समझौता किया गया था उस पर हस्ताक्षर करके जो भारत है उसने अपने प्रतिबद्धता को दर्ज किया उस समझौते पर हस्ताक्षर करके। लेकिन फिर भी ये महसूस किया गया कि अगर वन्य जीवों के को संरक्षित करना है तो उनको संरक्षण के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ गंभीर और सतत प्रयास होना चाहिए। इसी क्रम में 1982 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 15वीं मीटिंग हुई थी और उसमें प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 1983 में अपनाया भी गया। ये वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी, जिसकी समयावधि 1983 से लेकर के 2001 तक थी। यानी जो हमारा ये 1983 में जो हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना बनाई गई थी, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसकी जो समय सीमा थी ये 2001 तक थी। 1983 से लेकर के 2001 तक के बीच में थी। अच्छा, इस अवधि के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सारी रणनीतियाँ और कार्य बिंदु तय किए गए थे। उनमें कुछ तो अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ पर्याप्त नहीं है। 2001 आते आते परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन हो चुका था। वैश्विक और उदारीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को काफ़ी बढ़ा दिया था। इसके अलावा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से बढ़ता लाभ इसके कारक थे, जिसने वन्य जीव यानी इन सभी घटनाओं के बाद वन्य जीव कार्रवाई योजना पर फिर से विचार करने के लिए दबाव दिया और उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। उसने विवश कर दिया। इसी क्रम में एक नई कार्य योजना 2002 से लेकर के 2006 तक के बीच में जो है 2016 तक के लिए अस्तित्व में आई, जिसे राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना 2, जिसे NWAP यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2 कहते हैं। ये जो था 1983 2001 के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं
ये NWAP फर्स्ट था, यानी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना एक थी जो कि 1983 से लेकर के 2001 के बीच में चली। उसके बाद जैसा कि कार्ड बताया गया कि जो औद्योगिकरण शुरू हुआ या जिस प्रकार से वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया, उसका व्यावसायिक उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया गया, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, भूमि उपयोग जो है वो प्रतिरूप में बहुत परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत खतरा होने लगा। तो इसके लिए यानी दूसरी योजना पर विचार करने की सरकार विवश हुई, जो कि 2002 से 2016 के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना 2 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब समझते हैं कि ये क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा ये NWAP के नाम से जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना तैयार किया गया था, ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 2002 में अपनाया गया और इसका जो क्रियान्वयन है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। अब इसकी जो प्रमुख कार्य रणनीतियाँ रही हैं हम लोग उसको समझते हैं। NWAP2, तो इसकी जो कार्य रणनीति रही है इसमें पहला रहा है कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जिसे हम लोग पैन कहते हैं, इसको मजबूत किया जाना चाहिए। इसको जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क होता है जिसे हम लोग पैन कहते हैं, इसे मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरा उसमें ये रणनीति बताई गई कि जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनका प्रभावी प्रबंधन होना चाहिए। जंगली और संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवास को संरक्षित करना चाहिए। अगर संरक्षित क्षेत्र में कोई आवास था जो कि नष्ट हो चुका है या संरक्षित क्षेत्र के बाहर यदि कोई आवास था जो कि नष्ट हो चुका है, तो उनको पूर्व स्थिति में लौटाने का प्रयास करना चाहिए। जंगली जीवों और पौधों के अवैध व्यापार और शिकार को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। वन्य जीव के संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और जागरूकता फैलाना, ये भी उसकी एक रणनीति थी। वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा देना, ये भी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। घरेलू कानून व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से वन्य जीवों को बचाने का वैधानिक प्रयास करना, ये भी एक उसकी रणनीति थी। वन्य जीव क्षेत्रों में वित्त के सतत प्रवाह को बढ़ाना, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को संभव बनाने के लिए अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों से सहयोग लेना, ये भी उसमें एक रणनीति तैयार की गई थी। अब जो हमारा ये NWPA तैयार किया गया था, NWPA यानी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना 2, इसकी समीक्षा जो है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने किया, इसकी प्रगति की समीक्षा की और इसके स्थान पर एक नई और प्रभावी वन्य जीव संरक्षण योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए JC काला की अध्यक्षता में
जेसी काला की अध्यक्षता में जो है प्रभावी वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करने के लिए, इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार करने के लिए जेसी काला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया गया और इस समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में संरक्षित क्षेत्र के लिए किए जाने वाले संभावित उपायों की विस्तृत सिफारिश की गई है। इस ड्राफ्ट के एक बार स्वीकृत हो जाने पर यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्रवाई योजना 2, जो कि हम लोग NWAP-2 कहते हैं, के स्थान पर NWAP-3 हो जाएगा, यानी ये NWAP-3। और ये अभी वर्तमान में NWAP-3 ही लागू है और ये 2031 तक लागू रहेगी। अब इस ड्राफ्ट में जो है वो 17 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं, प्रमुख बिंदु हैं। जैसा पहला है कि पहली बार जो वन्यजीव प्रबंधन योजना को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देखा गया इसमें। दूसरा जो इसमें प्रमुख बिंदु था वो ये था कि मानव पशु जो संघर्ष है, जिसे हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको कम करने पर जोर दिया गया। यानी मानव और पशुओं के बीच में जो संघर्ष है उसको कम से कम किया जाए। जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आनुवांशिक विविधता, या जिसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्जेंस कहते हैं या जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, और प्रजातियों और परितंत्र के सतत उपयोग पर जोर दिया गया है ताकि ग्रामीण समुदाय व्यापक स्तर पर इससे लाभान्वित हो सके। अंतःस्थलीय, तटीय और समुद्री परितंत्रों का संरक्षण करते समय संकटग्रस्त प्रजातियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए जहां कुछ गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात हो किया जाए, और पर्यटन जैसी गतिविधियों के विनियमन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। जैसे अगर उदाहरण लें तो संरक्षित जो कि प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, PAN को अगर हम लोग कहें तो ये कहा जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो जो भी हमारे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसे प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, उसमें खनन, बृहद सिंचाई को अनुमति नहीं देना है या नहीं देने की अनुमति है, ये भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें वन्यजीव पर्यटन को वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन पर्यटकों और गाड़ियों की संख्या को एक सीमा तक निश्चित करने की भी बात कही गई है। इस बात पर भी चिंता व्यक्त किया गया है कि देश के सभी परितंत्रों यथा नदी, वन, घास, आर्द्र भूमि, तटीय और समुद्री आदि का ह्रास जनसंख्या वृद्धि और विकास परियोजनाओं के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस मसौदे में वन्यजीव के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए वर्तमान जो राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, उसको अप्रभावी माना गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कुछ नवीन उपायों को भी सामने रखा गया है, जिसमें बाघ संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल और वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना प्रमुख सुझाव है। यानी ये हमारे जेसी काला
जी के नेतृत्व में जो 12 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। और जब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जब राष्ट्रीय वन जीव कार्रवाई योजना की समीक्षा की, तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं, हमें इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने जेसी काला के अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक टीम बनाई और इस टीम ने सुझाव दिया कि जो भी है हमारा इस टीम ने सुझाव दिया कि NWAP जिसके इसके जो भी सुझाव थे वो NWAP राष्ट्रीय वन जीव कार्रवाई योजना 3 के नाम से जानी गई, जो जिसका 2031 तक जो कि मान्य और वैध रहेगी। अब इसकी कुछ सीमाएं थी जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक वानिकी की। अब जब बात करते हैं सामाजिक वानिकी की, तो जिसे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये पौधरोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी या सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार अगर बात करें तो भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य जो है वो परंपरागत वनों से जो भार कम करके अनुपयोगी और पड़ती भूमि को वनीकरण के माध्यम से उपयोगी बनाना था। सामाजिक वानिकी के व्यापक उद्देश्यों में वन क्षेत्र का विस्तार, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और लघु वन उत्पादों व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना, ये भी इसमें शामिल किया गया था सामाजिक वानिकी में। अब सामाजिक वानिकी को इसलिए भी बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि लोगों के अधिवासों के आसपास वनीकरण से उनकी आवश्यकताएं स्थानीय रूप से ही पूरी हो जाएंगी। जैसे उनको भी जो भी आवश्यकता है वो उनके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे पूरी हो जाएंगी, तो वो जंगलों की तरफ पलायन नहीं करेंगे, जंगलों को काटने से बचाएंगे, जिनसे वनों पर जो पड़ने वाला अनावश्यक दबाव है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो ये रहा। और सामाजिक वानिकी की बात की जाए तो मानवीय गतिविधियों के कारण जो नष्ट हो रहे सरकारी वन क्षेत्र हैं और जो कि मानवीय अधिवासों यानी मानवीय क्षेत्रों से जहाँ मानव रहते हैं उनके आसपास सटे हुए हैं, उनका पुनर्नवीनीकरण करना भी एक सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कार्यक्रम है। अब भारत जैसे विकासशील और ग्रामीण जनसंख्या वाले देश में जहां अभी भी लोगों की ईंधन संबंधी अधिकांश आवश्यकताएं वनों से पूरी होती हैं, वहाँ वनों की कटाई और वन उत्पादों को प्रतिबंधित करने की बजाय उसके समुचित विकल्प ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों द्वारा वनीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे जलवायु की लकड़ी, भोजन, पशुओं के लिए चारे संबंधी जरूरतें परंपरागत वनों पर दबाव डाले बिना ही पूरी हो जाती हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को 3 समूहों में बांटा गया है। कृषि, वानिकी, सामुदायिक, तीन सेक्टर में बांट दिया गया है सामाजिक वानिकी को।